हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनसंचार एवं पत्रकारिता के महत्वपूर्ण 80 प्लस प्रश्नों के बारे में। और ये प्रश्न दोस्तों आपके यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्जाम्स वीडियो वीपीडीओ सहित 894 पदों, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको पत्रकारिता के ऊपर एक वीडियो दे चुका हूँ टेस्ट सीरीज पोस्टमार्टम क्लास वाली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देख लें। और साथ में पत्र लेखन की भी दोस्तों मैं आपको 5 से 6 वीडियो दे चुका हूँ, वो भी आप लोग जरूर देख लें। आपको हिंदी पोस्टमार्टम क्लास वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जहाँ पर हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीजेस हैं। और गद्य एवं पद्य लेखकों के ऊपर भी मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। तो ये वीडियो आप लोग आगामी एग्जाम से तो जरूर देख के जाए, खासकर जिनका भी वीडियो वीडियो वाला एग्जाम है। और आज के ये 80 प्रश्न दोस्तों जनसंचार और पत्रकारिता के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। इसके बाद में इसका एक पार्ट और आएगा दोस्तों, जिसमें हम हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्ट लेआउट और साथ में जनसंचार या पत्रकारिता के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको भी कवर अप करा देंगे। अगर आप इतना करके चले जाते हैं तो आपका पत्रकारिता, जनसंचार या फिर हिंदी कंप्यूटिंग के लिए किसी और सेक्शन को पढ़ने की आवश्यकता फिर नहीं है दोस्तों। और इसी के साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, पत्र लेखन के लिए भी अगर आप हमारी वो टेस्ट सीरीजेस की 4 पार्ट है, टेस्ट पत्र लेखन के 4 या 5 पार्ट अगर उनको देख के चले जाते हैं ना, तो एक भी प्रश्न पत्र लेखन का उससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल्स में आपको लगभग लगभग वो पत्र लेखन क्वेश्चन फॉर्मेट में वहां पे बताया हुआ है। और ये प्रश्न भी आज के बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। आप ही लोगों की डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं। और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं दोस्तों, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब आती है हमारी अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली, उसमें से बनाए गए हैं। पहला हमारा प्रश्न है, संचार शब्द को परिभाषित कीजिए। तो संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों? चर शब्द से हुई है। तो प्रश्न बन जाएगा कि संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? चर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ठीक है। अगला प्रश्न है, संचार से क्या अभिप्राय है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। और इसकी उत्पत्ति चर धातु से हुई है। चर यानी कि जब सूचना, विचार और भावना चलकर या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। और जब यही संचार इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के माध्यम से किया जाता है या एक विशाल स्तर पर किया जाता है तो उसे हम जनसंचार कह देते हैं। अगला, संचार और जनसंचार के विविध माध्यम कौन कौन से हैं? तो संचार के दोस्तों मुख्यतः 3 माध्यम माने जाते हैं। कितने माध्यम माने जाते हैं? 3 माध्यम माने जाते हैं। पहला होता है प्रिंट मीडिया, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा होता है दोस्तों क्या? सोशल मीडिया। ठीक है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। और ये सारी मीडिया के बारे में मैं आपको इससे पहली वाली जनसंचार वाली वीडियो में बता चुका हूं, ऑब्जेक्टिव वाली में। उसमें आप लोग देख लें। और किस किस प्रकार से किसको क्लासिफाइड किया जाता है ये भी आपको देखना है कि प्रिंट मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या मुद्रित माध्यम में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आता है और सोशल मीडिया में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो संचार और जनसंचार के विविध माध्यम कौन कौन से हैं? टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा। इसमें से दोस्तों प्रश्न बन जाएगा कि टेलीफोन किस मीडिया के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। फैक्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। समाचार पत्र किस में आता है दोस्तों? कोई भी पढ़ने वाली चित्र समाचार पत्र जो आपके आते हैं ये आता है मुद्रित मीडिया या फिर प्रिंटेड माध्यम में। रेडियो, टेलीविजन, ये सभी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, सिनेमा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। अगला प्रश्न, संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं? संचार के मुख्यतः दोस्तों 5 तत्व होते हैं। स्रोत, संदेश, शोर, डिकोडिंग और फीडबैक। प्रश्न पूछ देगा निम्न में से कौन सा संचार का तत्व है, कौन सा संचार का तत्व नहीं है? तो याद रखना है स्रोत, जो कि आपका संचार को बढ़ावा देते हैं, यानी कि संचार शुरू करता है। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा तो मैं स्रोत हूं। संदेश, जो चीज हम दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं। शोर, संचार में आने वाली जो बाधाएं हैं वो शोर कहलाती हैं। डिकोडिंग क्या होती है कि दूसरे आदमी को समझने के लिए जब हम अपने संदेशों को उसकी जानने वाली भाषा में डिकोड करते हैं तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। और फीडबैक, जब सामने वाला भाषा को, हमारी बातों को समझ जाता है और हमें उसका रिप्लाई देता है तो ये फीडबैक होता है। ठीक है। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको पोस्टमार्टम क्लास में बता चुका हूं। तो 5 मुख्यतः तत्व होते हैं संचार के। अब कहीं कहीं दोस्तों आपको इसके 6 तत्व भी दिखाई देंगे। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, स्रोत, संदेश, एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक और शोर, ये 6 तत्व भी दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं? तो संचार के भी हमारे अनेकों प्रकार होते हैं, जैसे कि मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। मौखिक संचार क्या होता है? जब हम मौखिक रूप से संचार करते हैं, बोल के संचार करते हैं, मौखिक।
अमौखिक संचार क्या होता है? जब हम इशारों के माध्यम से या अपने हाथ के इशारों के माध्यम से संचार करते हैं, अमौखिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार जब हम खुद से संचार करते हैं। कभी-कभी हम सोचते हैं ना, आज मुझे इतना पढ़ना है, ये करना है, अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ में संचार करते हैं। समूह संचार यानी कि ग्रुप डिस्कशन, जब हम ग्रुप में बैठ के 5 से 6 लोग संचार करते हैं। और जनसंचार क्या होता है? जब एक विशाल तबके के साथ में संचार किया जाता है, जैसे कि समाचार पत्रों के द्वारा, टीवी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, जब हम एक विशाल तबके को संबोधित करते हैं, जैसे कि आज तक न्यूज़ चैनल है, तो वो हमारे साथ क्या कर रहा है? जनसंचार कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की सहायता से ये हमारे तक क्या कर रहा है? सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहा है, तो वो जनसार एक विशाल माध्यम जहाँ पे आ जाएगा सूचनाओं के आदान-प्रदान का, वो जनसंचार माना जाता है। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है? जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तब संचार की शुरुआत होती है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि जब स्रोत संचारक एक उद्देश्य के साथ विचार, संदेश या भावना को किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, तो किसकी शुरुआत मानी जाती है? संचार की शुरुआत मानी जाती है। स्रोत से ही संचार की शुरुआत मानी जाती है। स्रोत को ही संचारक भी कहा जाता है। सफल संचार के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो सफल संचार के लिए आवश्यक होता है दोस्तों क्या? संदेश ग्रहीता, यानी कि उस कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश दे रहे हैं। तो सफल संचार के लिए दूसरे आदमी को भी आपका बोला हुआ समझ में आना चाहिए। तो इसी के लिए इनकोडिंग डिकोडिंग करता है। इनकोडिंग यानी कि दूसरे आदमी के समझने के लिए हम अपने संदेश को उसकी भाषा में जब कन्वर्ट करते हैं, तो इनकोडिंग होता है। ठीक है, डिकोडिंग जब वह हमारी बात को समझ जाता है और इनकोडिंग वाले सिग्नल को डिकोड करके समझता है, तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे। डिकोडिंग का क्या अर्थ है? देखिए, डिकोडिंग का अर्थ होता है प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। ये डिकोडिंग कहलाती है। यानी कि हमने कुछ बोला, जैसे मैं आपको अभी चाइनीज में चाऊ चू 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 बोलो, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनकोडिंग तो मैंने कर दी। आप डिकोडिंग नहीं कर पाए, आपको समझ में नहीं आता है। तो एनकोडिंग क्या आता है कि आपको हिंदी समझ में आती है, तो मैं आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूं, तो ये मेरी एनकोडिंग है। डिकोडिंग क्या है कि मैंने जो बोला है वो आप लोग समझ पा रहे हैं। यानी कि प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझने की कोशिश ही डिकोडिंग कहलाती है। फीडबैक क्या होता है? संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था, उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिल जाता है, और जब प्राप्तकर्ता उसका हमें फीडबैक देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। यानी कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था, उसी अर्थ में जब वह प्राप्तकर्ता को मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां से एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे। देखिए कि प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझने की कोशिश क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। और सेम यही प्रश्न दोस्तों आपका वैयक्तिक साहित्य के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, संचारक ने जिस अर्थ के साथ में संदेश भेजा था, उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है। इसका पता हमें किससे चलता है? फीडबैक से चलता है। शोर से क्या अभिप्राय होता है? संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर कहते हैं। और यह प्रश्न भी वैयक्तिक साहित्य के एग्जाम पेपर में डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। अगला प्रश्न, सांकेतिक संचार, जब संकेतों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? सांकेतिक संचार कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठकर संचार करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठकर संचार करते हैं, तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि साक्षात्कार में कौन से कौशल की परख होती है? तो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में अंतर्वैयक्तिक कौशल की परख होती है। प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है? तो इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार आपका अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है, क्योंकि व्यक्ति इसमें आपस में आमने सामने बैठकर क्या करते हैं? संचार करते हैं। अगला प्रश्न, जनसंचार की विशेषताएं क्या होती है? तो जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति क्या होती है? सार्वजनिक होती है। ठीक है, तो ये जनसंचार की विशेषता होती है। संचार के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क तथा समस्या समाधान, प्रतिक्रिया। ये संचार के प्रमुख कार्य होते हैं। जैसे कि आपको ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा संचार का कार्य नहीं है? तो प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क तथा समस्या समाधान, प्रतिक्रिया, ये आपके समाचार के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न, समाचार के अन्य कार्य क्या होते हैं? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना, ये जनसंचार के कुछ अन्य कार्य होते हैं। क्या? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, खबरों, लेखों तथा फीचरों को व्यवस्थित ढंग से संपादकीय करने का कार्य किसका होता है? तो खबरों, लेखों और फीचरों को व्यवस्थित ढंग से करने का कार्य या व्यवस्थित ढंग से अरेंज करने का कार्य किसका होता है? संपादकीय विभाग का होता है। किसका होता है? संपादकीय विभाग का होता है। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है कि खबरों, लेखों और फीचरों को व्यवस्थित ढंग या व्यवस्थित तरीके से किसके द्वारा किया जाता है? व्यवस्थित किसके द्वारा किया जाता है? तो संपादकीय विभाग के द्वारा किया जाता है, और यह काम करने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। अगला प्रश्न, उदंड मार्तंड जो हमारा समाचार पत्र था, का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है उद्दंड मार्तंड को, जिसका प्रकाशन दोस्तों 1826 में
कोलकाता से जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ था। तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। उद्दंडमार्तन साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन 1826 में सबसे पहले कोलकाता से किसके द्वारा किया गया था? जुगल किशोर के संपादक में किया गया था। तो उद्दंडमार्तन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जुगल किशोर जी थे। अगला प्रश्न, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 से मानी जाती है और जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से भारत में पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? 1780 से हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा की गई थी। और कौन सा समाचार पत्र निकाला था इन्होंने? बंगाल गजट, बंगाल गजट इंग्लिश में। आजादी से पूर्व समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो आजादी से पूर्व देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी ये पत्रकार थे, सॉरी पत्रकारों के नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन साहा, राम वृक्ष मीनापुरी, बाल मुकुंद गुप्त, ये आजादी से पूर्व हमारे पत्रकार थे। अगला प्रश्न है, आजादी पूर्व की कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताइए, जैसे कि केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, कंस, हंस, कर्मवीर, प्रताप, आज, विशाल भारत, ये आजादी से पूर्व कुछ हमारी पत्र पत्रिकाओं के नाम थे। तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कौन सा आजादी के पूर्व की पत्रिका है? तो याद रखना, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, प्रताप, आज, विशाल भारत, ये हमारे आजादी से पूर्व के जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न, रेडियो का आविष्कार कब और किसने किया? सन 1895 में जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। किसने? रेडियो का आविष्कार किसने? जी मार्कोनी, 1895। अगला प्रश्न, सिनेमा का आविष्कार कब और किसने किया? 1883 में दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया जाता है, 1883 में। जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय साधन क्या है? तो जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय साधन दोस्तों इंटरनेट है। और सेम प्रश्न आपका यूके ट्रिपल ने वैयक्तिक सहायक वाले एग्जाम में पूछा था कि जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय साधन क्या है? इंटरनेट है। अगला प्रश्न है कि स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? तो तहलका, ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रव्यूह, ये आपके क्या है? प्रमुख स्टिंग ऑपरेशन होते हैं। स्टिंग ऑपरेशन यानी कि जब किसी विशेष खबर को लेकर के पत्रकार के द्वारा एक विशेष खोज परख की जाती है और गुपचुप तरीके से एक समाचारों को निकाला जाता है या फिर किसी भी विवादित मुद्दे को सॉल्व किया जाता है, तो उसी को स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, और स्टिंग ऑपरेशन कौन कौन से हैं? जैसे कि तहलका हो गया, ऑपरेशन दुर्योधन हो गया, चक्रव्यूह हो गया, ये स्टिंग ऑपरेशन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो जिज्ञासा और समाचार व्यापक अर्थों में पत्रकारिता का मूल तत्व माना जाता है। क्या? जिज्ञासा और समाचार। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता का संबंध किससे माना जाता है? तो सूचनाओं का संकलन तथा उनका संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना पत्रकारिता का संबंध माना जाता है। तो सूचनाओं का संकलन और उसका संपादन करके पाठकों तक पहुंचाने का कार्य क्या कहलाता है? पत्रकारिता कहलाता है। अगला प्रश्न है, समाचार के कौन कौन से तत्व आवश्यक होता है? नवीनता आवश्यक होती है, जनरुचि आवश्यक होती है, निकटता और प्रभाव आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, संपादन के लिए मुख्य रूप से क्या क्या तत्व आवश्यक होते हैं? तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन, ये आपका संपादन में मुख्य रूप से आवश्यक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार की परिभाषा क्या होती है? प्रश्न इंपोर्टेंट यही बन सकता है कि किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, क्या कहलाता है? तो वह हमारा समाचार कहलाता है। कि कोई भी ऐसी ताज़ा घटना या विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसका अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो जिसमें और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वह हमारा क्या कहलाएगा? समाचार कहलाएगा। अगला प्रश्न, संपादन का क्या अर्थ होता है? तो किसी भी सामग्री की अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना हमारा संपादन कहलाता है। तो प्रश्न बन जाएगा कि किसी भी सामग्री की अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है? तो उसे पठनीय बनाना कहलाता है दोस्तों क्या? संपादन। अगला प्रश्न है, पत्रकार की वैसाखियां किसे कहा जाता है? तो पत्रकार की वैसाखियां कहा जाता है किसे? विश्वसनीयता को, संतुलन को, निष्पक्षता को और स्पष्टता को। तो पत्रकार की वैसाखियां किसे कहा जाता है? विश्वसनीयता, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता को कहा जाता है। और संचार के मुख्यतः कितने तत्व माने जाते हैं दोस्तों? 8 तत्व माने जाते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी शायद मैंने आपको 6 बता दिया था, 6 नहीं, ये 8 है। स्रोत, एनकोडिंग, डिकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर, ये 8 हमारे संचार के मुख्यतः तत्व माने जाते हैं। कितने? 8 तत्व हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं, तो किसी भी सामग्री या अशुद्धि को दूर कर उसे पठनीय बनाने का कार्य कौन करता है? संपादक करता है। ठीक है, और यह जो पठनीय बनाने का कार्य होता है इसे संपादन कहा जाता है। ठीक है, विश्वसनीयता, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता, यह पत्रकार की वैसाखियां मानी जाती है। अगला प्रश्न है, संपादकीय किसे कहा जाता है? ठीक है, तो संपादक जिस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय प्रकट करता है उसे संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि संपादक जिस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। अगला प्रश्न है, पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित समाचार को क्या कहा जाता है? तो पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित समाचार को कार्टून कोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टून कोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के प्रमुख के प्रकार बताइए। तो पत्रकारिता के अनेकों प्रकार होते हैं और प्रमुख प्रकार हैं कौन से? खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और वैकल्पिक
पत्रकारिता, ठीक है। और ये सारी पत्रकारिता की डेफिनेशन दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। खोजपरक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन कर ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहलाता है? खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिसे दबाने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, कौन सी पत्रकारिता कहलाती है? खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। अगला है दोस्तों वॉचडॉग पत्रकारिता। तो किसी भी सरकार के कामकाज पर नजर रखते हुए गड़बड़ी का पर्दाफाश करना क्या कहलाता है? वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। तो प्रश्न बन जाएगा कि किसी सरकार के या किसी के द्वारा सरकार के कामकाज पर निगाह रखते हुए उसमें गड़बड़ी का पर्दाफाश करना क्या कहलाता है? वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। अगला है किसी भी खास मुद्दे को उछालकर उसे पक्ष में या उसके पक्ष में जनमत बनाने का लगातार अभियान चलाना क्या कहलाता है? एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी ना, वो हमारा एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाएगा कि जनमत चलाया गया था। तो किसी भी खास मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत बनाने को लेकर लगातार अभियान चलाना क्या कहलाता है? हमारा एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। अगला है स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल वैकल्पिक सोच को अभिव्यक्त करने का कार्य किस मीडिया के अंतर्गत आता है? वैकल्पिक मीडिया या वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। तो जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल वैकल्पिक सोच को अभिव्यक्त करने का कार्य करती है, क्या कहलाती है? वैकल्पिक मीडिया कहलाती है। तो ये चार प्रकार के हमारे कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण पत्रकारिता होती है, जैसे कि फोटो पत्रकारिता। तो फोटो पत्रकारिता क्या होती है? जब फोटो के माध्यम से समाचार के महत्व को बढ़ाया जाता है या समाचार पढ़ने वाले को विश्वसनीयता दिलाई जाती है, तो इसको हम दोस्तों फोटो पत्रकारिता कहते हैं, ठीक है। ऐसी एक होता है आपका लास्ट में पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है जिसके तहत पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों को बढ़ाया जाता है। तो पीत पत्रकारिता में क्या होता है? तो प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से बन सकता है दोस्तों कि पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता क्या कहलाती है? तो पीत पत्रकारिता कहलाती है। क्या? पीत पत्रकारिता कहलाती है। ऐसी दोस्तों एक होती है पेज 3 पत्रकारिता। तो पेज 3 पत्रकारिता का संबंध किससे होता है? अमीरों से होता है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं, इन्होंने फैशन, अमीरों की शादियां, पार्टियां, इनके निजी जीवन के बारे में लोगों को बताना पेज 3 पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। ऐसे खेल से संबंधित जो पत्रकारिता होती है, खेलों की खबरें जिसमें आती हैं, वो खेल पत्रकारिता होती है। ऐसे एक आर्थिक पत्रकारिता होती है कि कोई भी ऐसा व्यापारिक या आर्थिक व्यवहार जो व्यक्तियों, संस्थाओं, राज्यों, देशों के बीच में होता है, उसे आर्थिक पत्रकारिता के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। वैकल्पिक पत्रकारिता मैंने आपको बता दी दोस्तों, खोजपरक पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता और वॉचडॉग पत्रकारिता ये मैंने आपको बता दिया, और एडवोकेसी पत्रकारिता, ठीक है। तो वैकल्पिक पत्रकारिता वही है कि विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल विकल्प की सोच को अभिव्यक्त करता है कि हमारा वैकल्पिक पत्रकारिता। या आप कह सकते हैं कि जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसको हम वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। ऐसी एडवोकेसी पत्रकारिता भी हम लोगों ने पढ़ ली। विशेषीकृत पत्रकारिता दोस्तों एक होती है कि किसी भी व्यक्ति विशेष पर आधारित पत्रकारिता हमारी विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है, किसी भी व्यक्ति विशेष पर, ठीक है। जिसके अंतर्गत संसदीय पत्रकारिता आती है, न्यायालयी पत्रकारिता आती है, जैसे कि खेल एक्सपर्ट पत्रकार अलग होते हैं, खेल वाले बिल्कुल ही अलग होते हैं, न्यायालय वाले बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो किसी विशेष व्यक्ति पर आधारित जो पत्रकारिता होती है उसे विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाते हैं। और वॉचडॉग पत्रकारिता आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। वॉचडॉग पत्रकारिता कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखते हुए गड़बड़ी का पर्दाफाश करना ही वॉचडॉग पत्रकारिता होता है, इसीलिए इसे सरकारी पत्रकारिता भी कहा जाता है। क्या? सरकारी पत्रकारिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि अखबार शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो अखबार शब्द मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। इसलिए ऐसा पत्र जिसमें खबरें ही खबरें हों अखबार कहलाता है। अग्रलेख से क्या आशय होता है कि एक ही संपादकीय स्तंभ में 2 या 3 संपादकीय लेख हों तो पहले को अग्रलेख व अन्य को संपादकीय टिप्पणी कहते हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बन सकता है ऐसे इस प्रकार से कि एक ही संपादकीय स्तंभ में 2 या 3 से स्तंभ लेख होते हैं जिसमें पहले लेख को क्या कहा जाता है? अग्रलेख कहा जाता है, और अन्य लेखों को क्या कहा जाता है? संपादकीय टिप्पणियां कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एंकर कौन होता है, ठीक है। एंकर कौन होता है? तो किसी भी टीवी कार्यक्रम को संचालित करने वाला अभिनेता या अभिनेत्री या व्यक्ति, तो किसी भी टीवी कार्यक्रम को संचालित करने वाला अभिनेता, अभिनेत्री या व्यक्ति हमारा एंकर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? एंकर कहलाता है।
रेडियो कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व कार्यक्रम संबंधी या अन्य आवश्यक योजनाएं करने वाला उद्घोषक कहलाता है। तो एंकर और उद्घोषक आपको याद रखना है दोस्तों कि रेडियो कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व कार्यक्रम संबंधी या अन्य आवश्यक घोषणाएं करने वाला व्यक्ति उद्घोषक कहलाता है, जबकि टीवी कार्यक्रम को संचालित करने वाला व्यक्ति हमारा एंकर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि क्लिपिंग क्या होती है? तो संपादकीय लेख तथा टिप्पणियां तैयार करने हेतु विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से काटकर रखी गई जो कतरने होती है या कॉपी होती है उसे क्लिपिंग कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि संपादकीय लेख या टिप्पणियां तैयार करने हेतु विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से काटकर रखी हुई कतर या कॉपी को क्या कहा जाता है? इसे क्लिपिंग कहा जाता है या कतरन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कवरेज क्या होता है? तो घटनास्थल पर पहुंचकर समाचार का संकलन कर उन्हें प्रकाशित करना ही कवरेज कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कीजिएगा। घटनास्थल पर पहुंचकर समाचारों का संकलन करना और उन्हें प्रकाशित करना क्या कहलाता है? कवरेज कहलाता है। कि इसी प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न आएगा, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि वह समसामयिक पत्र जिसमें सरकारी सूचनाएं प्रकाशित होती हैं क्या कहलाता है? तो वह सामयिक पत्र जिसमें सरकारी सूचनाएं प्रकाशित होती हैं गजट कहलाता है। क्या? गजट कहलाता है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में मूलतः कितने ककार होते हैं? तो पत्रकारिता में मूलतः दोस्तों हमारे 6 ककार होते हैं। कितने ककार होते हैं? 6 ककार होते हैं, जिसे हम दोस्तों 5W1H भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5W1H भी कहते हैं। अब ये 6 ककार कौन-कौन से हैं? आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। 5W 1S सिद्धांत, ठीक है। पत्रकार जो कपलिंग है दोस्तों, पत्रकार कपलिंग ने समाचार संकलन के लिए 5W1H का सिद्धांत दिया था। इसे ही हिंदी में 6 ककार का सिद्धांत कहते हैं। ये 6 ककार क्या होते हैं? कहाँ, कब, क्या, किसने, क्यों और कैसे। ये अगर किसी भी समाचार को लिखते समय ये 6 ककार का होना उसमें आवश्यक होता है, यानी कि 5W1H। कहाँ, कब, क्या, किसने, क्यों और कैसे। ठीक है, 5W1H इसमें होता है। ठीक है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, वेयर, इस टाइप से, और एक हाउ होता है। ठीक है, इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, टाइप के कितने अंग होते हैं? तो टाइप के मुख्यतः 10 अंग होते हैं। काउंटर, बॉडी, सेरिफ, फेस, बियर्ड, शोल्डर, पिन, निक, ग्रूव और फुट। तो टाइप के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 10 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीप्रिंटर क्या होता है? तो विद्युत चालित मशीन जिसकी सहायता से संवाद समितियों के समाचार अखबार के कार्यालय तक मशीन पर चढ़े कागज पर स्वतः टाइप हो जाते हैं, इसे टेलीप्रिंटर कहा जाता है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट बन सकता है दोस्तों इस प्रकार से कि विद्युत चालित मशीन जिसकी सहायता से संवाद समितियों के समाचार अखबार के कार्यालय तक मशीन पर चढ़े कागज पर स्वतः टाइप होकर पहुंचते हैं, क्या कहलाता है? टेलीप्रिंटर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि डमी क्या होता है दोस्तों? तो डमी को ही क्या कहते हैं? लेआउट भी कहते हैं। पत्र के पूरे आकार या छोटे आकार वाले कागज जिन पर समाचारों, चित्रों, विज्ञापनों की स्थिति की रूपरेखा दी जाती है, इसे डमी कहा जाता है। डमी या लेआउट। तो प्रश्न बन जाएगा क्या? पत्र के पूरे आकार या छोटे आकार वाले कागज जिन पर समाचारों, चित्रों, विज्ञापनों की स्थितियों की रूपरेखा दी जाती है, क्या कहलाता है? डमी कहलाती है या फिर लेआउट कहलाते हैं। अगला है डेडलाइन। तो समाचार के शीर्षक के बाद और इंट्रो से पहले उस समाचार का स्थान व तारीख दी जाती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। तो इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बनेगा कि प्रत्येक समाचार की शीर्षक के बाद और इंट्रो से पहले उस समाचार का स्थान व तारीख दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? डेट लाइन कहते हैं। इंट्रो से पहले जो समाचार का स्थान व तारीख दी जाती है उसे क्या कहते हैं? डेट लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लैश क्या होता है? तो किसी भी विशेष समाचार का पूरा विवरण देने में देर लगने की स्थिति में उस समाचार का संक्षिप्त रूप न्यूज एजेंसी, पत्र या रेडियो को दिया जाता है, जिसे फ्लैश कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश कहते हैं। इसे त्वरित समाचार भी कहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि किसी भी विशेष समाचार का पूरा विवरण देने में देर लगने की स्थिति में उस समाचार का संक्षिप्त रूप न्यूज एजेंसी या पत्र या रेडियो को दिया जाना क्या कहलाता है? हमारा फ्लैश कहलाता है। यानी कि संक्षिप्त रूप ही हमारा एक हिसाब से फ्लैश कहलाता है, आप ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीत पत्रकारिता और येलो जर्नलिज्म में क्या होता है? तो वही प्रश्न है कि समाचार पत्र में सनसनीखेज खबरों और व्यक्तिपरक चरित्र हनन जैसे समाचारों को अधिक महत्व देने वाली प्रवृत्ति को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीत पत्रकारिता कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि पाठकों को लुभाने के लिए जो भी झूठी अफवाहें हैं, आरोप प्रत्यारोप या प्रेम संबंध या सनसनीखेज समाचार को बढ़ावा दिया जाता है, उसी को पीत पत्रकारिता या येलो जर्नलिज्म कहते हैं। तो वही लिखा गया है कि समाचार पत्र में सनसनीखेज खबरों, व्यक्तिपरक चरित्र हनन जैसे या कुछ ऐसी मनोरंजन बातों को या पाठकों को लुभाने वाली झूठी खबरें, आरोप प्रत्यारोप को महत्व देना ही हमारा पीत पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है। और दोस्तों ये फ्लैश वाला प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा भी गया, आपको याद रखना है। ठीक है, कि समाचार का पूरा विवरण लगने में देर होने की स्थिति में संक्षिप्त रूप जब न्यूज एजेंसी या पत्र या रेडियो को दिया जाता है, तो इससे हम क्या कहते हैं? फ्लैश कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रिंट लाइन क्या होती है? तो समाचार पत्र या पत्रिका में संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है, इस विवरण को ही प्रिंट लाइन कहते हैं। तो
प्रश्न क्या बनेगा कि समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है, जिसके विवरण को क्या कहा जाता है? इसके विवरण को ही प्रिंट लाइन कहा जाता है। अगला है फिलर। फिलर क्या होता है? वह छोटा-मोटा मैटर जो मेकअप में खाली स्थान बचने पर उसे भरने का काम आता है, फिलर कहलाता है। फिलर यानी कि जैसे कोई आप खबर लिख रहे हो, थोड़ा बहुत जगह बच जाती है, तो वहाँ पर वह छोटा-मोटा मैटर जो कि मेकअप या जो भी आपका पेज है, पेज में खाली स्थान बचने पर उसे भरने का काम आता है, उसे फिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलर कहते हैं, ठीक है? तो प्रश्न बन सकता है कि वह छोटा-मोटा मैटर जो मेकअप में खाली स्थान बचने पर उसे भरने के काम आता है, क्या कहलाता है? फिलर कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी रोचक विषय पर मनोरंजक शैली में लिखा गया लेख क्या कहलाता है? तो किसी भी रोचक विषय पर मनोरंजक शैली में लिखा गया लेख फीचर कहलाता है। क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि गत दिवस के अधूरे समाचार की अगली और नवीन जानकारी का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो गत दिवस के अधूरे समाचार की अगली और नवीन जानकारी का प्रस्तुतिकरण फॉलो अप कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉलो अप कहलाता है। अगला प्रश्न है, संवाद के ऊपर दिया जाने वाला संवाददाता का नाम क्या कहलाता है? तो संवाद के ऊपर दिया जाने वाला संवाददाता का नाम वाई लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वाई लाइन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी समाचार का भेजने वाले केंद्र से पुनः प्रेषण क्या कहलाता है? रिपंच कहलाता है। तो किसी भी समाचार का भेजने वाले केंद्र से पुनः प्रेषण हमारा रिपंच कहलाता है। अगला प्रश्न है, लाइनों से बने चित्र का ब्लॉक क्या कहलाता है? लाइन ब्लॉक कहलाता है। लाइनों से बने चित्र का ब्लॉक लाइन ब्लॉक कहलाता है। अगला प्रश्न है, समाचार का मुख्य बिंदु जिसे पैरा में दिया जाता है क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। तो समाचार का मुख्य बिंदु जिसे पैरा में दिया जाता है वो हमारा क्या कहता है दोस्तों? लीड कहलाता है। अगला प्रश्न है, दो पंक्तियों के बीच जो स्पेस डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दो पंक्तियों के बीच में जो स्पेस डाला जाता है उसे लेड कहा जाता है। तो लेड और लीड अलग-अलग चीज़ है कि समाचारों का मुख्य बिंदु जिसे पहले पैराग्राफ में दिया जाता है उसे लीड कहते हैं और दो पंक्तियों के बीच में जो स्पेस डाला जाता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न दोस्तों हमारा एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? क्या बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? याद रखना है आपको, ठीक है? तो कार्य की सुविधा हेतु पत्रकारों को समाचार संकलन एवं लेखन हेतु अलग-अलग कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाना ही क्या कहलाता है? हमारा बीट लेखन कहलाता है। जैसे कि कोई हमारे जो पत्रकार होते हैं, समाचार पत्रकार होते हैं, कोई राजनीति वाला ही होता है, कोई सिर्फ़ कोर्ट वाला ही होता है, न्यायालय वाला ही होता है, कोई सिर्फ़ खेल वाला ही होता है। यानी कि पत्रकारों को उनकी मर्ज़ी के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र में बाँट दिया जाता है। जो जिस कार्य क्षेत्र में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उस कार्य क्षेत्र में उन्हें बाँट दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं बीट रिपोर्टिंग या बीट कहते हैं। यानी कि जब भी कार्य को अलग-अलग मतलब किसी भी पत्रकार को समाचार संकलन के लिए या लेखन के लिए अलग-अलग कार्य क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। और बीट रिपोर्टिंग भी इसी को कहते हैं कि जब जो भी पत्रकार होता है अपने क्षेत्र में काम करता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो और अच्छा काम कर सकता है। इसी को हम बीट रिपोर्टिंग कहते हैं, ठीक है? और बीट रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को संवाददाता कहा जाता है। क्या कहता है? संवाददाता कहलाता है। संवाददाता आप लोगों ने सुना होगा संवाददाता, इसके साथ में कैमरामैन ये, ठीक है? अगला प्रश्न है, ऐसी संस्था जो विज्ञापन दाताओं से उचित रकम पर विज्ञापन लेकर उसे तैयार करवाकर उचित माध्यमों को भेजती है, क्या कहलाती है? विज्ञापन एजेंसी कहलाती है। तो ऐसी संस्था जो विज्ञापन दाताओं से उचित रकम पर विज्ञापन लेकर उसे तैयार करवाकर उचित माध्यमों को भेजती है, क्या कहलाती है? विज्ञापन एजेंसी कहलाती है। महत्वपूर्ण समाचारों की सूची क्या कहलाती है? शेड्यूल कहलाता है। महत्वपूर्ण समाचारों की सूची शेड्यूल कहलाता है। किसी समाचार या लेख को इस प्रकार संक्षिप्त करना कि समाचार या लेख के सभी मुख्य अंश उसमें आ जाएँ, क्या कहलाता है? सर्वेक्षण या सबिंग कहलाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसी भी समाचार या लेख को इस प्रकार से संक्षिप्त करना कि समाचार या लेख के सभी मुख्य अंश उसमें आ जाएँ, क्या कहलाता है? सर्वेक्षण या सबिंग कहलाता है। अगला दोस्तों क्या? संपादन। संपादन क्या होता है? संपादन फ़िल्म निर्माण की एक रचनात्मक प्रक्रिया है या सूचना निर्माण की एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इसमें किसी फ़िल्म के शूट किए गए दृश्यों को कहानी के अनुसार कलात्मक ढंग से जोड़ा जाता है। ध्वनि और संगीत भी संपादन के अंतर्गत डाला जाता है। तो संपादन आप ये कह सकते हैं फ़िल्म के शूट किए गए दृश्यों को कहानी के अनुसार कलात्मक ढंग से इसमें जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी संस्करण के लिए वह अंतिम समय सीमा जब तक मुद्रण विभाग द्वारा कंपोजिंग हेतु मैटर स्वीकार किया जाता है, क्या कहलाता है? समय सीमा कहलाती है, डेडलाइन कहलाती है। क्या? किसी भी संस्करण के लिए वह अंतिम समय जब तक मुद्रण विभाग द्वारा कंपोजिंग करके मैटर को स्वीकार कर लिया जाता है, वो उसकी डेडलाइन कहलाती है। जैसे कि मूल मेनली जो रात के 12 बजे माना जाता है डेडलाइन, ठीक है? अधिकतर समाचार पत्रों का। अगला है, भविष्य में पुनः छापने के लिए रोका गया कंपोज्ड मैटर क्या कहलाता है? स्टैंडिंग मैटर कहलाता है। भविष्य में पुनः छापने के लिए रोका गया कंपोज्ड मैटर। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिका के पृष्ठ का वह भाग या किसी विशेष विषय के लिए निर्धारित स्थान को क्या कहा जाता है? इसे हम स्तंभ कहते हैं। तो पत्र पत्रिका का के पृष्ठ का वह भाग
या किसी विशेष विषय के लिए निर्धारित स्थान को क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार किसे कहते हैं? तो फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार उन्हें कहते हैं जिनका किसी विशेष एक समाचार पत्र से संबंध नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। ऐसे पत्रकार भुगतान के आधार पर कार्य करते हैं। तो फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार क्या होते हैं? ये समाचारों को एकत्रित करते हैं और फिर अपने हिसाब से, पैसों के हिसाब से उसे अलग-अलग न्यूज़ एजेंसी को देते हैं। तो फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार ये क्या होते हैं? पत्रकार होते हैं जिनका किसी विशेष समाचार पत्र से संबंध नहीं होता है या भुगतान के आधार पर कार्य करते हैं। अगला है, हेड रूल क्या होती है? वह रेखा जो पृष्ठ के ऊपर क्षैतिज रूप से डाली जाती है ताकि नीचे का मैटर, तारीख और संख्या आदि से समाचार पत्र का नाम अलग रहे, क्या कहलाती है? हेड रूल कहलाती है, हेड रूल। अगला है, फीडबैक क्या होता है? संचार प्रक्रिया में संदेश को प्राप्त करने वाला जो सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है उसे फीडबैक कहते हैं। जैसे मैंने संचार किया, दूसरा व्यक्ति उसे समझा, उसने मेरे संचार का जवाब दिया, या सकारात्मक दिया या नकारात्मक दिया, उसी को हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के पहलू क्या होते हैं? तो समाचारों को संकलित करना, उन्हें संपादित करके छपने लायक बनाना और पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर उन्हें पाठकों तक पहुंचाना, ये पत्रकारिता के मुख्यतः 3 पहलू माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार एजेंसियों के नाम। 2 समाचार एजेंसी, पीटीआई भाषा और यूएनआई यूनिवार्ता। अगला है, संपादकीय के प्रमुख सिद्धांत कौन-कौन से होते हैं? तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत, ये संपादकीय के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। अगला है, देखिए, एक तो हाँ, अंशकालिक पत्रकार जिसे फ्रीलांसर कहते हैं, जो कि किसी भी समाचार वर्ण से संबंधित नहीं होता है। दूसरा पत्रकार होता है दोस्तों क्या? पूर्णकालिक पत्रकार। तो ऐसा पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करता है और नियमित वेतन पाता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। ये मतलब पूर्णकालिक रहते हैं, एक ही समाचार पत्र के लिए काम करते हैं। संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं? तो अखबारों में समाचार लिखने वाले को संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। तो अखबारों में समाचार लिखने वाले को क्या कहा जाता है? एग्जाम में प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों, तो संवाददाता या रिपोर्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, एक तो थे पूर्णकालिक पत्रकार जो किसी भी समाचार संगठन के लिए हमेशा काम करते हैं, नियमित वेतन पाते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे फ्रीलांसर जो कि स्वतंत्र होते हैं और पैसों के हिसाब से या वेतन के हिसाब से कार्य करते हैं, जहां उनको ज़्यादा वेतन मिलेगा वहां को वो समाचार दे देते हैं। और अगला होता है क्या? अंशकालिक पत्रकार। सीमित या कम समय के लिए काम करने वाले पत्रकार को अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है, ठीक है। इन्हें प्रकाशित सामग्री के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है। तो सीमित या कम समय के लिए कार्य करने वाले पत्रकार को अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है और नियमित रूप से काम करने वाले पत्रकार को पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। और वहीं दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार जो कि पैसे या भुगतान के आधार पर काम करते हैं, उन्हें फ्रीलांसर कहा जाता है। या पत्रकार के मुख्यतः हमारे 3 प्रकार होते हैं। अगला दोस्तों जो आपका प्रश्न है, संवाददाता या रिपोर्टर, ये महत्वपूर्ण है। संवाददाता या रिपोर्टर या इसे पत्रकार कहा जाता है। तो अखबारों में समाचार लिखने वाले को या समाचार को इकट्ठा करने वाले को हमारा संवाददाता या रिपोर्टर कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में उस समाचार को जो उसके द्वारा एकत्रित किया गया है, वह किसको देता है? संपादक को देता है। संपादक क्या करता है? उस समाचार पत्र में या समाचार से महत्वपूर्ण खबरों को छाँटकर या त्रुटियों को दूर करके उसे छपने लायक या प्रकाशित करने लायक बनाता है। कौन? संपादक, ठीक है। तो संपादक अलग होता है और संवाददाता अलग होता है। संवाददाता आप हमारा पत्रकार ही या रिपोर्टर ही संवाददाता कहलाता है, जो कि खबरों को छाँटता है, खबरों को ढूँढता है और खबर को छाँट-छूट के लाता है, ठीक है। मेनली आप ये कह सकते हैं कि हमारे आस-पास और देश-दुनिया की खबरों को लोगों तक पहुँचाने के लिए खबरों के संकलन, लेखन, संपादन और प्रस्तुति से जुड़े व्यक्तियों को पत्रकार कहा जाता है। और पत्रकार मुख्यतः क्या करता है? खबरों को इकट्ठा करता है, जिसको हम रिपोर्टर या संवाददाता भी कहते हैं। उसके बाद में पत्रकार के कार्य होते हैं, बीट रिपोर्टिंग वो करता है, ठीक है। यानी कि कार्य को जो भी कहाँ पे क्या घटना हुई है, किस कारण से ये घटना हुई है, क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, उसके एविडेंसेस को लाता है, फिर वो संपादक को देता है, संपादक उनका संपादन करता है, उसके बाद में फिर उसे छपने योग्य बनाया जाता है, ठीक है। अगला है, समाचार पत्र की 2 शैलियाँ कौन-कौन सी होती हैं? समाचार किस शैली में लिखा जाता है? प्रश्न ये बन सकता है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को लिखा जाता है। किसमें? उल्टा पिरामिड शैली में। तो समाचार लेखन की मुख्य 2 शैलियाँ होती हैं। एक होती है सीधा पिरामिड शैली और दूसरा होती है उल्टा पिरामिड शैली। लेकिन समाचार को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? यह समाचारों का ऐसा ढांचा होता है जिसमें आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होता है। ऐसे होता है उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। इनमें समाचारों का क्रम निम्न प्रकार होता है, ठीक है। सब समापन, बॉडी और मुखला। सबसे लोकप्रिय और बुनियादी शैली हमारा उल्टा पिरामिड शैली मानी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है मुखला, फिर आती है बॉडी और फिर होता है क्या इसका? समापन, ठीक है। तो उल्टा पिरामिड शैली में हमारा समाचार को लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समाचार माध्यमों में डेस्क का आशय क्या होता है? तो डेस्क क्या होता है? तो समाचार माध्यमों में मोटे तौर पर संपादकीय कक्ष, डेस्क और रिपोर्टिंग में बटा होता है। डेस्क में समाचार को संपादित करके
छपने योग्य बनाया जाता है। इसमें छपने योग्य बनाया जाता है। डेस्क का काम क्या होता है? समाचार को संपादित करके छपने योग्य बनाने का कार्य होता है डेस्क का। तो ये आज के हमारे 80 क्वेश्चन थे दोस्तों। इसमें हमने पत्रकारिता के बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करी, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगली इसकी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम बात करेंगे पत्रकारिता से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रीवियसली पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।